हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 136 से क्वेश्चन नंबर 150 तक। क्वेश्चन नंबर 136, बेस फेलियर ऑफ फाइनाइट स्लोप। यहाँ पर आपको फाइनाइट स्लोप के लिए पूछा गया है बेस फेलियर की कंडीशन। तो बेस फेलियर की कंडीशन क्या होगी, पहले हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स फाइनाइट स्लोप क्या होता है और इनफाइनाइट स्लोप क्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे उसमें कौन कौन से फेलियर होंगे। इनफाइनाइट स्लोप का मतलब होगा इनफाइनाइट स्लोप आर कांस्टेंट स्लोप ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। एग्जांपल होगा द लॉन्ग स्लोप ऑफ द फेस ऑफ अ माउंटेन। और फाइनाइट स्लोप क्या होता है, फाइनाइट स्लोप्स आर लिमिटेड इन एक्सटेंट। एग्जांपल द स्लोप ऑफ एम्बैंकमेंट्स एंड अर्थ डैम्स। तो ये लिमिटेड होते हैं, इसका जो एक्सटेंड होता है वो लिमिटेड होगा अर्थ डैम का और एम्बैंकमेंट का। ये हो जाएगा फाइनाइट स्लोप। तो इसमें फेलियर कितने प्रकार से हो सकता है, फेलियर 3 प्रकार से होगा, फेस फेलियर, टो फेलियर और बेस फेलियर। अब ये क्या होते हैं फेलियर, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर फिगर बना हुआ है उससे हम समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में फिगर बना हुआ है एम्बैंकमेंट का, उससे हम समझेंगे फेस फेलियर क्या होगा। फेस फेलियर अकर्स व्हेन द सॉइल अबव द टो कंटेन्स वीक स्ट्रेटम। वह सॉइल जो टो के ऊपर होती है, ठीक है, ये टो है, इसके ऊपर वाली जो सॉइल है वो वीक है, वो कमज़ोर है, वो कमज़ोर है, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा फेलियर होगा, फेस फेलियर। इन दिस केस ऑफ द फेलियर प्लेन इंटरसेक्ट द स्लोप अबाउट टो। तो यहाँ पर जो फेलियर प्लेन होता है वो कहाँ से पास होगा, टो के ऊपर से पास होता है, टो के अबाव। यहाँ पर स्लोप फेलियर भी उसको कहा जाता है, या उसको क्या कहेंगे हम, फेस फेलियर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं टो फेलियर क्या होगा। टो फेलियर इज द मोस्ट कॉमन फेलियर इन विच फेलियर प्लेन पासेस थ्रू द टो ऑफ स्लोप। टो फेलियर का मतलब क्या हो जाता है, ये एक प्रकार का कॉमन फेलियर होगा स्लोप में। इसमें जो फेलियर प्लेन होता है वो कहाँ से पास होगा, टो से पास होता है। यहाँ पर फिगर में हम देखेंगे टो फेलियर। टो फेलियर का जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये कहाँ से पास होगा, टो से पास होगा, उसको हम कहेंगे टो फेलियर। और एक लास्ट होता है बेस फेलियर। बेस फेलियर क्या होगा, बेस फेलियर अकर्स व्हेन देयर इज अ वीक सॉइल स्ट्रेटा अंडर द टो एंड फेलियर प्लेन पासेस थ्रू बेस ऑफ स्लोप। तो जो एम्बैंकमेंट है, इस एम्बैंकमेंट में सॉइल टो के नीचे वाली सॉइल, टो के बिलो जो सॉइल होगी वो वीक होगी, वो कमज़ोर होगी, किसके कंपेयर में, इसके ऊपर वाली सॉइल के कंपेयर में, रिलेटिवली अपर सॉइल ऑफ द टो। टो के ऊपर वाली जो सॉइल होगी वो उसके कंपेयर में टो के नीचे वाली सॉइल क्या है, कमज़ोर है, वीक है और सॉफ्ट सॉइल है। तो वहाँ पर फेलियर कौन सा होता है, बेस फेलियर होता है। और वह प्लेन पास कहाँ से होगा, टो के नीचे से पास होगा या जो स्लोप है उसके बेस से पास होता है। तो यहाँ पर हम तीनों स्लोप समझ चुके हैं, तीनों फेलियर समझ चुके हैं, स्लोप फेलियर, टो फेलियर और बेस फेलियर। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है बेस फेलियर क्या होगा। बेस फेलियर होता है, कब अकर करता है वो, अकर्स व्हेन द सॉइल बिलो द टो इज रिलेटिवली सॉफ्ट एंड वीक। वह सॉइल जो टो के नीचे वाली सॉफ्ट और वीक हो, किसके रिलेटिवली, उसके अपर सॉइल के, उसके ऊपर वाली जो सॉइल होगी उसके रिलेटिवली टो के नीचे वाली सॉइल सॉफ्ट हो और वीक हो, तो वहाँ पर कौन सा फेलियर होगा, बेस फेलियर। क्वेश्चन नंबर 136, आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137, बिशोप्स मेथड ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस। सॉइल की स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए कौन कौन सी मेथड होती है हम वो देख लेते हैं पहले। मेथड्स ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी एनालिसिस की 3 मेथड होती है। पहली है द स्वेडिश सर्कल मेथड, जिसको स्लिप सर्कल मेथड भी कहा जाता है। सेकेंड है द फ्रिक्शन सर्कल मेथड, और लास्ट है यहाँ पर बिशोप मेथड। तो तीनों नाम आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी स्टेबिलिटी एनालिसिस की मेथड्स। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बिशोप मेथड के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो उस मेथड में क्या होता है, वो एज्यूम क्या करता है, एज्यूम करता है एज्यूम द स्लिप सरफेस एज एन आर्क ऑफ सर्कल। बिशोप मेथड ने क्या एज्यूम किया था, जो स्लिप सरफेस होगा वो कैसा होगा, आर्क ऑफ द सर्कल, सर्कल के आर्क की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 137, आंसर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसमें जो ऑप्शन बी दिया गया है, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड्स ऑफ द स्लाइसेस। तो फ्रेंड्स उसमें नेग्लेक्ट नहीं किया था बिशोप ने, ये एज्यूम किया था, ये कंसिडर किया था। ये नेग्लेक्ट किसने किया था, स्वेडिश ने। जो स्वेडिश मेथड है उसमें नेग्लेक्ट किया गया था ये बी जो ऑप्शन है। यहाँ पर यदि बिशोप मेथड की जगह स्वेडिश मेथड आती तो ऑप्शन बी करेक्ट होता, लेकिन इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर
सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 137 आंसर सी इज करेक्ट और स्वेदिश के लिए आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर फॉर अ फाउंडेशन डिपेंड्स अपॉन। जो अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर होता है फाउंडेशन का वो किस पे डिपेंड करता है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते पहले हम। डेफिनेशन क्या होगी, अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर की डेफिनेशन होगी इट इज द नेट लोड इंटेंसिटी एट विच नाइदर द सॉइल फेल्स इन शियर नॉर देयर इज एक्सेसिव सेटलमेंट। तो फ्रेंड्स अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा, वह नेट लोड इंटेंसिटी जिस पर कि सॉइल ना तो वहाँ पर शियर में फेल होगी और ना ही वो एक्सिस सेटलमेंट वहाँ पर होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर। तो फ्रेंड्स जो अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्सेसिव सेटलमेंट और शियर पे। तो हम देख लेते हैं यहाँ ऑप्शन में दिया है या नहीं ये शियर और एक्सेसिव सेटलमेंट। यहाँ पर आपको ऑप्शन में सेटलमेंट तो दिया गया है लेकिन शियर नहीं दिया गया है। तो शियर में हम देख लेते हैं, शियर की जगह यहाँ पर क्या दिया गया है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी दी गई, तो उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी एज द बेस ऑफ द फाउंडेशन एट विच द सॉइल फेल्स इन शियर। ठीक है, यहाँ पर ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है, जिसमें कि सॉइल फेल हो जाए शियर में, वो क्या कहलाएगी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने शियर और एक्सेसिव सेटलमेंट देखा था, ठीक है, अलाउबल बेयरिंग प्रेशर के फॉर्मूले में उसके डेफिनेशन में शियर और एक्सेसिव सेटलमेंट है, और शियर का मतलब क्या हो जाएगा, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी से हम रिलेट कर सकते हैं शियर को। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर क्या होगा, आंसर सी करेक्ट होगा। अलाउबल बेयरिंग प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, बोथ अलाउबल सेटलमेंट एंड अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, या एक्सेसिव सेटलमेंट एंड शियर। क्वेश्चन नंबर 138 आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 139 अकॉर्डिंग टू रेनकाइंस एनालिसिस मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू। रेनकाइन एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको डेप्थ पूछी गई है फाउंडेशन की कितनी होती है। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 139 आंसर बी करेक्ट होगा। ये फॉर्मूला होता है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का। यदि फाउंडेशन की डेप्थ निकालना है तो हम इस तरीके से निकालते हैं, जहाँ पर कि इंटेंसिटी हमें गिवन होगी, यूनिट वेट ऑफ सॉइल भी पता होगा और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 139 आंसर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140 अकॉर्डिंग टू तेजागीज थ्योरी द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एट ग्राउंड सरफेस फॉर अ प्योरली कोहेसिव सॉइल एंड फॉर अ स्मूथ बेस ऑफ स्ट्रिप फुटिंग इज। आपको यहाँ पर तेजागी थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, और यहाँ पर कंडीशन दी गई है ग्राउंड सरफेस और प्योरली कोहेसिव सॉइल, दो यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई है। तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू तेजागीज अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, CNC प्लस गामा DNQ प्लस 1/2 गामा B N गामा, जहाँ NC NQ N गामा क्या होंगे, बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है जो डिपेंड किस पे करते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे। फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, एंड एट ग्राउंड सरफेस, ये दो कंडीशन दी गई है। इन दोनों कंडीशन में हम देखेंगे प्योरली कोहेसिव है या फाई का मान कितना है, 0 है। ठीक है, फाई कितना हो जाएगा इस केस में, 0 होगा, और डी कितना होगा, डी भी 0 हो जाएगा। जो डेप्थ दी गई है वो ग्राउंड सरफेस है इसलिए डी का मान भी 0 होगा। और जब प्योरली कोहेसिव सॉइल होती है तो तेजागी के अकॉर्डिंग NC कितना होता है, 5.7 होगा, NQ 1 होगा और N गामा 0 होता है। इन सभी की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर फॉर्मूले में, N गामा रखेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, यहाँ पर डेप्थ 0 है तो ये फैक्टर ऑलरेडी 0 है। बचेगा क्या यहाँ पर, CNC, और NC का मान कितना होगा, 5.7। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कितनी होगी तेजागी के अकॉर्डिंग, 5.7 C। क्वेश्चन नंबर 140 आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर C करेक्ट होगा। यदि इसी क्वेश्चन में आपको अकॉर्डिंग टू तेजागी की जगह आ जाता अकॉर्डिंग टू मेसरोफ, ठीक है, यहाँ पर यदि आ जाता अकॉर्डिंग टू मेसरोफ थ्योरी, तो वहाँ पर NC का मान कितना होगा, 5.14। ये भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना मेसरोफ में कितना होता है 5.14 और तेजागी में कितना होगा 5.7। क्वेश्चन नंबर 140 आंसर सी करेक्ट होगा, और बी किसके लिए करेक्ट होगा, मेसरोफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 द नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर अ
प्योरली कोहेसिव सॉइल, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए कितनी होगी? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला CNC प्लस Q NQ माइनस 1 प्लस 0.5 गामा BNQ, ठीक है। फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल, यदि प्योरली कोहेसिव सॉइल है तो उस केस में हम देख चुके हैं या 50 दोनों सेम हो जाएगा, प्योरली कोहेसिव सॉइल या 50। तो टेरजाकी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने बेसिक इक्वेशन लिखी है, किसकी है ये? स्ट्रिप फुटिंग के लिए, ये जनरल इक्वेशन होगी स्ट्रिप फुटिंग के लिए। तो यहाँ पर NC कितना होता है 5.7, NQ कितना होगा 1 और N गामा कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर नेट अल्टीमेट है और इससे पहले वाले क्वेश्चन में अल्टीमेट था, तो अल्टीमेट में ये -1 नहीं था, ठीक है। अभी यहाँ पर नेट अल्टीमेट निकालेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा और जब इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो ये 5.7 यहाँ पर रखेंगे NC का मान, NQ 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये फैक्टर भी 0 होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? नेट अल्टीमेट कितना हो जाएगा 5.7 C के बराबर। तो फ्रेंड्स ये किस पे डिपेंड करती है? नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी प्योरली कोहेसिव सॉइल होगी तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? वो कोहेजन पे। यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी करेक्ट होगा। इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ डेप्थ एंड विड्थ ऑफ फुटिंग, जो फुटिंग की डेप्थ होगी और विड्थ होगी उन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगी। किस कंडीशन में? नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, यदि कंडीशन आपको दी गई है प्योरली कोहेसिव सॉइल, उस केस में दोनों पे डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 141 आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 142, द राइज ऑफ वाटर टेबल बिलो द फाउंडेशन इन्फ्लुएंस द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मेनली बाय रिड्यूसिंग। यदि राइज होता है वाटर टेबल फाउंडेशन के बिलो, ठीक है, तो बेयरिंग कैपेसिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? किस किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है और किन की वैल्यू कम होगी, रिड्यूस होगी, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए कोहेजन एंड इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, या ऑप्शन बी है कोहेजन एंड इफेक्टिव यूनिट वेट, ऑप्शन सी इफेक्टिव यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, और ऑप्शन डी है इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस। तो इसको हम देख लेते हैं क्या होगा। ये अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी हम देख चुके हैं फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा, बेसिक फॉर्मूला किसके लिए होगा? स्ट्रिप फुटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? यदि वाटर टेबल राइज होगी, ठीक है, इस फॉर्मूले में डेंसिटी है, गामा का मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट सॉइल है, यदि वाटर ऊपर आएगा, ठीक है, जो वाटर टेबल है वो राइज होगी तो उसकी जो डेंसिटी है वो सबमर्ज डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी कैसी हो जाएगी? सबमर्ज डेंसिटी होगी जब पानी ऊपर आएगा। वाटर टेबल यदि ऊपर आती है तो डेंसिटी कैसी हो जाती है? सबमर्ज डेंसिटी होगी, और सबमर्ज डेंसिटी कम होती है। इनमें हम रिलेशन देख चुके हैं। सबसे ज़्यादा मान किसका होता है? सैचुरेटेड यूनिट वेट का मान सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंड पे बल्क यूनिट वेट। ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आ जाता है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है? सैचुरेटेड यूनिट वेट की, उससे कम होगी बल्क यूनिट वेट की, उससे कम होती है ड्राई यूनिट वेट, और सबसे कम किसकी वैल्यू होती है? सबमर्ज यूनिट वेट। यदि पानी ऊपर आता है तो सॉइल सबमर्ज हो जाएगी, सबमर्ज होगी तो डेंसिटी का मान कम होगा, और डेंसिटी का मान कम होगा तो क्यू यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो फ्रेंड्स एक तो क्यू यू गामा दिया गया है, गामा का मान कम होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल का, और कोहेजन भी कम होगा। कोहेजन क्यों कम होगा? कोहेजन का मतलब क्या हो जाएगा? जो पार्टिकल्स हैं, जो फाइन पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल को एक तरीके से बाइंड करके रखते हैं, उनमें फोर्स लगता है, ठीक है, फोर्स लगेगा जिससे कि वो पार्टिकल्स आपस में बंधे रहते हैं, और यदि पानी उसमें जाएगा तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर होंगे तो उनमें कोहेजन की जो प्रॉपर्टी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो क्या क्या इसमें होगा? यदि वाटर टेबल राइज होती है तो पहले तो कोहेजन, ठीक है, एक कोहेजन और यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 142 आंसर बी इज करेक्ट। कोहेजन एंड इफेक्टिव यूनिट वेट ऑफ सॉइल ये दोनों रिड्यूस होंगे। क्वेश्चन नंबर 143, तेरजाकीज जनरल बेयरिंग कैपेसिटी फॉर फॉर्मूला फॉर ए स्ट्रिप फुटिंग। तो ये तो फ्रेंड्स हम 3-4 बार पढ़ चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन में। स्ट्रिप फुटिंग के लिए ये वाला फॉर्मूला ये किसका होता है? अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का। क्वेश्चन नंबर 143 आंसर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर इनकी मीनिंग्स भी दी गई है, सी गामा डी बी, ठीक है, और एन सी एन क्यू एन गामा, इन सभी की यहाँ पर मीनिंग्स दी गई है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144,
तेजागीज बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स NC, NF एंड NY या N गामा आर फंक्शन ऑफ। यहाँ पर जो NC, NQ और N गामा, ये NQ भी होगा या उसको NF भी कहा जाता है, और N गामा ये किसके फंक्शन होते हैं? ये फंक्शन होते हैं फ्रेंड्स, ये तीनों जो है NC, NQ और N गामा, ये तीनों फंक्शन होते हैं फाई के। फाई का मतलब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 144 आंसर क्या होगा इसका? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ओनली। क्वेश्चन नंबर 144 आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। इन द प्लेट लोडिंग टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल द साइज ऑफ स्क्वायर बेयरिंग प्लेट शुड बी। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल किस टेस्ट से फाइंड की जाती है, किस टेस्ट से हम डिटरमाइन करेंगे? प्लेट लोड टेस्ट। तो एक क्वेश्चन तो आप ये भी यहाँ पर देख सकते हो, प्लेट लोड टेस्ट की सहायता से सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। और स्क्वायर बेयरिंग प्लेट होगी तो उसका साइज कितना होगा? उसका साइज कितना होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। 300 या 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर या 300 mm से 750 mm के बीच होना चाहिए स्क्वायर बेयरिंग प्लेट का साइज। क्वेश्चन नंबर 145 आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 146 सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और चारों स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? बेयरिंग कैपेसिटी से। चारों में आपको बेयरिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले देखे बेयरिंग कैपेसिटी में, वो किस पे डिपेंड करती है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? उसमें कहीं भी लोडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है, वहाँ पर लोडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ऑप्शन डी तो हमारा करेक्ट होगा। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ लोडिंग। रेट ऑफ लोडिंग पे वो इंडिपेंडेंट होगी, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ फुटिंग। तो वहाँ पर हमने देखा था डेप्थ बी, ठीक है, वो जो फॉर्मूला था उसमें था, तो ये डिपेंड करती है। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ऑप्शन बी। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। तो टाइप पे भी डिपेंड करती है, कोहेसिव सॉइल है या कोहेजन लेस सॉइल है, उस पर भी हमने देखा था बेयरिंग कैपेसिटी अलग अलग वैल्यू होती है। और ऑप्शन ए बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ लोड। तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि बेयरिंग कैपेसिटी लोड पे डिपेंड नहीं करती है, ना तो उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी और ना ही उसके अमाउंट पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 146 में आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। A 600 mm square bearing plate settles by 15 mm in plate load test। प्लेट लोड टेस्ट किया जाता है बेयरिंग कैपेसिटी के लिए। तो जो स्क्वायर प्लेट है 600 mm की, हम उसका साइज देख चुके हैं, 300 mm से 750 mm होना चाहिए बेयरिंग प्लेट की जो स्क्वायर प्लेट होती है उसका साइज, ठीक है। क्वेश्चन अभी लास्ट में आया था, तो यहाँ पर 600 mm दिया गया है बेयरिंग प्लेट का साइज स्क्वायर प्लेट का, तो ठीक है 600 mm हो सकती है। वो सेटल कितना होती है? 15 mm इन प्लेट लोड टेस्ट ऑन अ कोहेजन लेस सॉइल अंडर एन इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग ऑफ 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर कोहेजन लेस सॉइल है और इंटेंसिटी लोड की कितनी है? 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द सेटलमेंट ऑफ प्रोटोटाइप सेलो फुटिंग 1 मीटर स्क्वायर अंडर द सेम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज। आपको इसमें सेटलमेंट पूछा गया है कि प्रोटोटाइप सेलो फुटिंग 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसमें आपको सेम इंटेंसिटी पे बताना है कि सेटलमेंट कितना होगा। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कोहेजन लेस सॉइल है या कोहेसिव सॉइल है, दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग होता है। यहाँ पर आपको कोहेजन लेस सॉइल दी गई है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? द रिलेशन बिटवीन द सेटलमेंट ऑफ द प्लेट एंड डेट ऑफ द प्रोटोटाइप फॉर द सेम लोड इंटेंसिटी फॉर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के लिए यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा एस एफ सेटलमेंट ऑफ फुटिंग एंड एस पी का मतलब क्या होगा? सेटलमेंट इन प्रोटोटाइप। बी एफ और ये फॉर्मूला यहाँ पर है, बी एफ का मतलब क्या हो जाएगा? विड्थ ऑफ फाउंडेशन इन मीटर्स, और बी पी का मतलब होगा विड्थ ऑफ द प्लेट इन मीटर्स। क्वेश्चन में आपको एस एफ दिया गया 15 mm जो सेटलमेंट हो रही है फाउंडेशन। एस पी आपको फाइंड करना प्रोटोटाइप का सेटलमेंट कितना होगा। विड्थ आपको दे रखी है
ठीक है, 0.6 मीटर और 1 मीटर। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे सभी की, और जब फाइंड करेंगे एचपी तो कितना आ जाएगा वो 17.31 mm। ठीक है, कितना होगा, क्यों mm में क्यों होगा, क्योंकि जो एसएफ है वो किस में दिया गया है, mm में, तो एचपी का मान भी किस में हो जाएगा, mm में 17.31 mm, 17.31 mm। तो यहाँ पर किसके बीच होगा वो 15 से 25 के बीच होगा। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी करेक्ट होगा। सेटलमेंट कितना होगा, बिटवीन 15 mm एंड 25 mm, आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 148, a 300 mm square bearing plate settles by 15 mm in plate load test on cohesive when the intensity of loading 2.2 Newton per mm square. The settlement of a prototype shallow footing 1 meter square under the same intensity of loading is। फ्रेंड्स क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था हमने क्वेश्चन नंबर 147 और ये वाला क्वेश्चन नंबर 148, इन दोनों क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, 148 में जो सॉइल है वो कौन सी है, कोहेसिव सॉइल है, और 147 में कोहेजन लेस थी। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यदि कोहेजन लेस सॉइल होगी या सैंडी सॉइल जिसको कहेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। अभी आपको सॉइल कौन सी दी गई है, कोहेसिव सॉइल या क्लेई सॉइल, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्लेई सॉइल एग्जाम्पल होगा किसका, कोहेसिव सॉइल का। उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है एफ डिवाइडेड बाई एस पी इज इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाई बी पी। यहाँ पर 3 की वैल्यू दे रखी है, तो चौथा हम निकाल लेंगे, एस एफ कितना हो जाएगा 50 mm आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर क्या होगा, आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 149, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। राइज ऑफ वाटर टेबल इन कोहेजन लेस सॉइल अप टू ग्राउंड सरफेस रिड्यूसेस द नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली बाय। तो फ्रेंड्स राइज होता है यदि वाटर टेबल कोहेजन लेस सॉइल में, तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी। क्यों कम होगी, ये हम देख चुके हैं, एक क्वेश्चन था। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको, एक तो बेयरिंग कैपेसिटी उसकी अफेक्ट करेगी, मतलब बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी, और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, एक कोहेजन अफेक्ट करेगा और एक यूनिट वेट ऑफ सॉइल, क्योंकि जो वेट है यूनिट वेट सॉइल का वो पानी में सबमर्ज हो जाएगा, तो उसको यूनिट वेट भी कम होता है और उसका कोहेजन भी कम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कंडीशन क्या दे रखी है, यदि वाटर टेबल राइज हो जाती है ग्राउंड सरफेस तक, तो फ्रेंड्स उसकी जो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है वो कोहेजन और गामा के कारण कितनी रिड्यूस हो जाती है, 50%। क्वेश्चन नंबर 149 आंसर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कोहेजन और गामा के कारण कितनी रिड्यूस हो जाती है, 50%। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 150, कॉन्टैक्ट प्रेशर बीनेथ रिजिड फुटिंग रेस्टिंग ऑन कोहेसिव सॉइल। यदि रिजिड फुटिंग है और वो किस पे रेस्ट कर रही है, कोहेसिव सॉइल पे, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कॉन्टैक्ट प्रेशर, ऑप्शन ए लेस एट एजेस कंपेयर्ड टू मिडल, लेस होगी, कॉन्टैक्ट प्रेशर कम होगा कहाँ पर, एज पे, और किसके कंपेयर में, मिडल के कंपेयर में। तो इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद चारों ऑप्शन हम देखेंगे कि कौन सा करेक्ट होगा। द कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर रिजिड फुटिंग इज मैक्सिमम एट द एजेस। यदि रिजिड फुटिंग है तो उसमें कॉन्टैक्ट प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा होगा, रिजिड फुटिंग में कॉन्टैक्ट प्रेशर मैक्सिमम एट एजेस फॉर फुटिंग ऑन क्ले। यदि फुटिंग क्ले पे है, ठीक है, कोहेसिव सॉइल है या क्ले है, तो जो एज है वहाँ पर ज़्यादा होगा प्रेशर और मिडल में कम होगा। बट फॉर रिजिड फुटिंग ऑन सेंड, लेकिन जो रिजिड फुटिंग है यदि वो कोहेजन लेस सॉइल पे है, सेंड पे है, तो मिनिमम एट द एजेस, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर मिनिमम होगा कहाँ पर होगा, एज पे होगा। क्यों होगा वो भी हम समझ लेते हैं। व्हेन अ रिजिड फुटिंग रेस्ट ऑन कोहेजन लेस सॉइल, द सॉइल ग्रेन्स एट द आउटर एज हैव नो लेटरल रिस्ट्रेन। तो फ्रेंड्स जो रिजिड फुटिंग होती है यदि वो रेस्ट है कहाँ पर, कोहेजन लेस सॉइल पे, एग्जाम्पल हो जाएगा सैंड, वहाँ पर यदि रेस्ट है तो वहाँ पर क्या होता है, जो एज होगी वहाँ पर जो पार्टिकल होंगे, एज पे जो पार्टिकल होंगे सैंड के, उसको लेटरल रिस्ट्रेन नहीं होगा वहाँ पर, मतलब किसी भी प्रकार से लेटरल सपोर्ट नहीं होगा, जिससे कि वहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रेशर कम हो जाएगा। वेयर एज इन सेंटर द सॉइल इज रिलेटिवली कन्फाइंड, सेंटर में सॉइल कन्फाइंड होगी, इसीलिए सेंटर में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है दोनों के लिए, कोहेजन लेस सॉइल के लिए और कोहेसिव सॉइल के लिए। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर
बी करेक्ट होगा। मोर एट एजेस, आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, कोहेसिव सॉइल है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, और यदि कोहेजन लेस सॉइल होती तो ऑप्शन ए करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 150 आंसर बी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।